अब ध्यान से सुनना, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। किसी पड़ोसी के साथ डिस्कस नहीं करना दीदी, इधर। हाँ, बाहर पूछना। क्या हुआ? अब बाहर करेंगे बात। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की हम बात कर रहे हैं। चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है। इस साल तो केवल एक क्वेश्चन ही पूछा गया था। अभी इस साल ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 6 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन यहां से था, जब भी जनरली 4 या 3 क्वेश्चन वहां से होते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन यहां से होते हैं। 2 क्वेश्चन तो मान के चलो, हम कह सकते हैं 100% जो है वह 2 से 3 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। मतलब मायना रखता है चैप्टर हमारे सिलेक्शन के अंदर। 2 से 3 क्वेश्चन चैप्टर के अंदर। 3 मेन हम यहां पर डिस्कस करेंगे, सब टॉपिक। एक डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अरे बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए, मैंने बोला ना, बार बार बोलना पड़ेगा। एक तो हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ये इसका मेन पॉइंट होगा जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक यहां बात करेंगे अपन एसटीआई के बारे में, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इंफेक्शन की बात करेंगे, या फिर एसटीडी की बात करेंगे, या इसको आरटीआई भी कहा जाता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन भी कहा जाता है, या इनको वेनरल डिजीज भी कहा जाता है। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसके अलावा लास्ट का जो पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट है वो भी, और वो हम कह सकते हैं, यहां पर बात कर सकते हैं इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी की बात करेंगे, मतलब यहां पर आईवीएफ की बात की जाएगी, टेस्ट ट्यूब बेबी की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी? टेस्ट ट्यूब बेबी। ये यहां पर हम बात करेंगे। तो इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है कि यहां से पूछ ले एग्जामिनर और यहां से पूछ ले, कभी यहां से पूछ ले, इन दोनों में से पूछ ले, ये छोड़ दे। इस साल यहां से पूछा गया था, इनफर्टिलिटी से पूछा गया था क्वेश्चन। तो 100% ये क्वेश्चन तो आएगा यहां पर चैप्टर में। अब हम बात करें इस चैप्टर में, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात करें, इसी चैप्टर में एक और है पॉपुलेशन वाला पार्ट, लेकिन एक्चुअल में पॉपुलेशन जो वाला पार्ट है वो आपको डिस्कस किया जाता है इकोलॉजी के साथ में। पॉपुलेशन का ग्राफ वगैरह सब वहीं पे बताया जाता है, बट थोड़ा बहुत हम मॉड्यूल से उसको देख लेंगे। इंट्रोडक्शन की यदि बात की जाए यहां पर, तो इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री लॉन्च द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। मतलब हमारा भारत देश, किसकी बात कर रहे हैं? हमारे भारत देश की बात कर रहे हैं। ये पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम, पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम हमारे भारत देश ने ही, इंडिया ने ही फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था 1951 के अंदर। कब लॉन्च किया था? 1951 के अंदर। हम फ्रीडम हो गए थे, आजाद हो गए थे। कब हुए थे आजाद? 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए थे। 15 अगस्त 1943 को हम क्या हो गए थे? आजाद हो गए थे। हमारी गवर्नमेंट बन गई थी, और जो हमारी गवर्नमेंट थी, इंडिया गवर्नमेंट जो थी, इंडियन गवर्नमेंट जो थी, एक्चुअल में जैसे ही वो बनी 26 जनवरी 1950 को, हमारा जो रिपब्लिक डे हम कहते हैं, संविधान या पार्लियामेंट की हम बात कर सकते हैं, उस समय बताया गया कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होने के कारण से एक्चुअल में गवर्नमेंट का जो टारगेट था वो सभी लोगों को बेटर एजुकेशन देने का था, बेटर हेल्थ प्रोवाइड करने का था। तो प्रॉब्लम्स जो आ रही थी वो आ रही थी पॉपुलेशन की। किसकी आ रही थी? पॉपुलेशन की। क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होने के कारण से, और सोर्सेज जो थे वो लिमिटेड थे। सोर्सेज कैसे थे? लिमिटेड। तो सबको बेटर हेल्थ देना पॉसिबल नहीं था, बेटर एजुकेशन देना पॉसिबल नहीं था,
बेटर न्यूट्रिशन देना पॉसिबल नहीं था, तो पॉपुलेशन को क्या करना जरूरी था? कंट्रोल करना जरूरी था, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना जरूरी था। और उस समय देखा जाए तो इंडिया का एजुकेशन लेवल या हम कहें मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो विलेजेस, गांव में रहती थी। कहां रहती थी? गांव में। और गांव का जो एजुकेशन लेवल था वो बहुत लो था। जो विलेजेस थे, गांव थे, वहां का एजुकेशन लेवल क्या था? बिल्कुल लो था। उस समय तो यही माना जाता था कि बच्चे जो है वो किसकी देन है? भगवान की देन है। किसकी देन है? भगवान ही कर रहा है जो कर रहा है जो। उसके कारण से मतलब दौरे पड़ रहे हैं, किसके पड़ रहे हैं दौरे? भैया दिखा ले टाइम पे, नहीं तो पता लगेगा बाद में पड़ोसी घुस रहेंगे। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि बच्चे जो हैं वो भगवान की देन है। मतलब जिसके ऊपर कृपा आ रही है, किसकी? पड़ोसी की नहीं, भगवान की। तो उनके तो हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं, 15 हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता था। 10-15 नॉर्मल सी बात थी हर फैमिली के अंदर। 1950 की बता रहे हैं अपन, उस समय की बात कर रहे हैं। तो 10-15 नॉर्मल था, जिसमें से कोई कहां है किसी को कोई पता ही नहीं है। उनमें से कई सारे निकल भी जाते थे टाइम पर। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम यही थी। और जिनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है उनके हो ही नहीं रहे। फिर वो क्या करते थे? भगवान को ढोकते थे, माताजी भैरव जी को ढोकते थे, नहीं ढोकते थे? अभी भी करते हैं बहुत सारे, करते नहीं करते? जिनके नहीं हो रहे साल भर तक इंतजार करते शादी के बाद में। और फिर जो सास होती है या माँ जो होती है उनकी, वो कहती है भैया प्रॉब्लम है, थोड़ा सा अपने भैरव जी है, माता जी उनके क्या कर लें, जोत जला दें, जागरण कर दें, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, वहीं से आ रही है। लेकिन ये पता नहीं है प्रॉब्लम कहां से आ रही है। तो एक्चुअल में यही समझा जाता कि बच्चे जो हैं वो भगवान की देने, बट ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब प्रेगनेंसीज को कंट्रोल किया जा सकता है, प्रेगनेंसी को कंट्रोल किया जा सकता है। हम गवर्नमेंट ने कहा हमारे पास में कुछ मेथड्स हैं, हमारे पास में कुछ मेथड्स हैं। यदि इन मेथड्स को यूज किया जाता है, इन मेथड्स को यूज किया जाता है, तो प्रेगनेंसी जो है उसको हम क्या कर सकते हैं? अवॉइड कर सकते हैं। प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हैं? अवॉइड कर सकते हैं। मतलब यदि आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, आपकी फैमिली क्या हो गई है? कंप्लीट हो। अरे बातें मत कर रहे भाई, क्या हो रहा है तुम दोनों के? यदि आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है तो हमारे पास में कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनको आप यूज करिए, और यूज करने पर प्रेगनेंसी जो है परमानेंट क्या हो जाएगी? अवॉइड हो जाएगी। टर्मिनल मेथड, क्या बोलते हैं उनको? टर्मिनल मेथड्स के नाम से जानते हैं, जो प्रेगनेंसी को परमानेंट क्या कर देंगे? अवॉइड कर देंगे। प्रेगनेंसी को परमानेंट क्या कर देंगे? अवॉइड कर देंगे। बट यदि किसी की फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है, बट वो चाहता है कि प्रेगनेंसी के बीच में गैप रहे, प्रेगनेंसी के बीच में क्या रहे? गैप रहे। नहीं तो क्या होता था? 1 साल के बाद दूसरा आ जाता, फिर वहां पर 15 महीने के बाद फिर तीसरा आ जाता था, तो प्रॉब्लम आ रही थी। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे पास ऐसे मेथड भी हैं, आप इनको यूज करें, और इनके कारण से जब तक आप यूज करते रहोगे तो प्रेगनेंसी अवॉइड रहेगी। बट जब आप इनको यूज करना बंद कर दोगे, मतलब जब आपको प्रेगनेंसी की रिक्वायरमेंट है तो इनको यूज करना बंद कर दो, वापस से प्रेगनेंसी के चांसेस बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? चांसेस बन जाएंगे। दैट मीन्स ये होते हैं टर्मिनल क्या नाम से? टेम्परेरी मेथड्स। कौन से मेथड होते हैं? टेम्परेरी मेथड। तो गवर्नमेंट ने इस तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी, और ये इंफॉर्मेशन पब्लिक तक जानी थी। कहां तक जानी थी? पब्लिक को बताना जरूरी था। तो जितने भी एनजीओ थे, जो सोशल वर्कर्स थे, जो डॉक्टर थे, जो नर्स थे, या जो आंगनबाड़ी की जो हम कह सकते हैं ये कार्यकर्ता थे, इनको बोला गया कि आपको पब्लिक तक जाना है, पब्लिक को बताना है, मैसेज करना है कि कौन कौन से मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं और किस तरह से ये प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं, किस तरह से प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। तो इस तरह का प्रोग्राम पूरे वर्ल्ड में पहली बार हमारे भारत देश ने बनाया था। किसने बनाया था? और नाम क्या दिया था? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। क्या नाम दिया था? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम नाम दिया था। पूरे वर्ल्ड में हम फर्स्ट कंट्री थे। देन उसके बाद इस प्रोग्राम में चेंजेस किए गए। इस प्रोग्राम में क्या किए गए?
चेंजेस किए गए और चेंजेस करने के बाद 1977 के अंदर एक न्यू नाम से हम कह सकते हैं इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम था? फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का टारगेट भी यही था कि प्रेगनेंसीज को कैसे बात की जाए, वहां पर कंट्रोल किया जाए। तो एक तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बात बोली गई। किसके बारे में? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में, कि कौन कौन से मेथड्स हैं, कैसे यूज किया जाता है और किस तरह से ये प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं। बट साथ ही साथ जो चाहते थे कि यार प्रेगनेंसी होनी चाहिए, प्रेगनेंसी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे भी आ रहे थे कि जिनको प्रेगनेंसी की रिक्वायरमेंट थी बट क्या नहीं हो रही थी, प्रेगनेंसीज नहीं हो रही थी। तो फिर गवर्नमेंट ने कहा उन पर्संस की भी हमें ध्यान रखना है कि जो प्रेगनेंसी चाहते हैं और यदि उनकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो उनको बताना जरूरी है कि प्रेगनेंसी मतलब उसमें प्रॉब्लम कहां आ रही है। यदि उनको नॉलेज नहीं है तो उनको बताना है कि किस समय कोइटस होना चाहिए प्रेगनेंसी के लिए, तो उस समय उन कोइटस होगा, प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे, प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे वहां पर। या फिर उनका हेल्थ चेकअप कंप्लीट होना चाहिए। हो सकता है कि मेल में प्रॉब्लम रही हो, मेल में क्या रही हो, प्रॉब्लम रही हो, यहाँ पर उसके अंदर एंजियोस्पर्मिया रहा हो, ओलिगोस्पर्मिया रहा हो, हम कह सकते हैं नेक्रोस्पर्मिया रहा हो, एस्थेनोस्पर्मिया रहा हो, ये टेरिडोस्पर्मिया रहा हो, तो उसका कंप्लीट सीमन एनालिसिस होना जरूरी है। फीमेल के अंदर हो सकता है कि फीमेल के अंदर स्टेरिलिटी रही हो, वो ओवा प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रही हो, या फिर उसका फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस जो है वो अनसुटेबल हो, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो इसलिए इसमें वहां नहीं पहुंच पा रहा हो, यूट्रस जो है वो इम्प्लांटेशन के लिए सुटेबल नहीं हो, यहाँ पर इस कारण से प्रॉब्लम आ रही हो। तो ये सारी बात की यहाँ पर उनका कंप्लीट हेल्थ चेकअप होना चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उनका क्या होना चाहिए, ट्रीटमेंट, जिससे कि वो कंसीव हो, वो प्रेग्नेंट हो यहाँ पर और एक हेल्दी बेबी को डिलीवर हो, हेल्दी बेबी डिलीवर हो यहाँ पर। साथ ही साथ जब कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे पास में, डॉक्टर के पास में, जो सोशल वर्कर्स है, जो हेल्थ वर्कर्स उनके पास में, क्योंकि प्रेगनेंसी सरवाइव करनी जरूरी है। नहीं तो देखा गया था उस टाइम पर कि बच्चा जो है बात क्या प्रेगनेंसी बात क्या डेस्ट्रो हो जाती थी, एबॉर्शन मिसकैरेज के चांसेस थे वहां पर। तो उनको किस तरह का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह की केयर करनी चाहिए, ये भी बताया गया वहां पर। कई बार क्या होता था प्रेगनेंसी पीरियड में, यदि बात क्या प्रेग्नेंट लेडी का जो फूड है उसके वो न्यूट्रिएंट वाला नहीं है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट वाला नहीं है, तो जो बेबी था वो बाद में आफ्टर बर्थ भी सरवाइव नहीं कर पाता था, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो डिस्ट्रॉय हो जाता, उसकी डेथ हो जाती थी। तो उस समय भी ध्यान देना जरूरी है कि मदर का फूड कैसा होना चाहिए। देखा गया था कि आयरन और फोलिक एसिड जो होता है ये बेबी के अंदर कुछ डिजीज को, मतलब यदि फीमेल आयरन ले रही है, फोलिक एसिड ले रही है, यदि वो नहीं लेती है तो बेबी के अंदर कुछ स्पेशल डिजीज हो जाती थी। जैसे कि एक डिजीज होती है स्पाइना बाइफिडा। कौन सी होती है? स्पाइना बाइफिडा। उस स्पाइना बाइफिडा में एक्चुअल में क्या होता है, हमारा वर्टिबल कॉलम जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के साथ में कंप्लीट फ्यूज नहीं कर पाता है। फॉलिक एसिड और बात क्या है यहाँ पर आयरन की डेफिशिएंसी के कारण ऐसा देखा जाता और वो बात क्या इनकम्प्लीटली फ्यूज रह जाता था और उसको डिजीज को बोलते हैं स्पाइना बाइफिडा। तो ऐसे केस भी आ रहे थे। तो उस समय प्रेग्नेंट लेडी को आयरन की टैबलेट, फोलिक एसिड की टैबलेट देना जरूरी था। तो जैसे कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वो हेल्थ वर्कर्स जो होते हैं उसको रेगुलर क्या देते हैं, आयरन एंड फोलिक एसिड की टैबलेट देते हैं। किसी में एबॉर्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं इसलिए उनको प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट दी जाती है। किसकी टैबलेट दी जाती है? प्रोजेस्टेरोन, जिससे प्रेगनेंसी सर्वाइव करे, प्रेगनेंसी सर्वाइव करे। फिर उनको ईडीडी निकाल के दी जाती है, मतलब डेट ऑफ डिलीवरी निकाल के दी जाती है कि इस डिलीवरी पर क्या हो जाएगी, डिलीवरी इस डेट पर डिलीवरी हो जाएगी। तो इस डेट के आसपास आपको जो भी हेल्थ सेंटर है जिससे आपको डिलीवरी करवानी है उसके रेगुलर कांटेक्ट में रहो, जिससे कि आप आसानी से एक हेल्दी बेबी को डिलीवर कर पाओ। उसके बाद जो बेबी होगा उस बेबी की केयर कैसे की जाती है, कब तक ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए, कब तक आउटसाइड फूड देना स्टार्ट करना चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन उनके पास में होनी जरूरी है। तभी तो फैमिली वेलफेयर होगा। क्या होगा? फैमिली वेलफेयर होगा। यहाँ पर एक हेल्दी बेबी होगा। क्या होगा? एक हेल्दी बेबी। तो यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में तो इंफॉर्मेशन दी गई है, बट साथ ही साथ प्रेगनेंसी कैसे सर्वाइव हो, प्रेगनेंसी कैसे सर्वाइव हो, एक हेल्दी बेबी कैसे डिलीवर हो, एक हेल्दी बेबी कैसे डिलीवर हो, यहाँ पर इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी। और इस प्रोग्राम को क्या नाम दिया गया था? फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। क्या नाम दिया था? फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, जो कब हुआ था? क्या नाम से 1997 के अंदर। देन फिर हमारी भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने फिर चेंजेस किए प्रोग्राम के अंदर और एक नए प्रोग्राम के नाम से अक्टूबर 1997 को
लॉन्च किया था, RCH प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम? RCH प्रोग्राम, रिप्रोडक्शन चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम है? रिप्रोडक्शन चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के नाम से एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया। यहाँ पर मतलब यहां पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात की गई। किसकी बात की गई? रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात की। अभी तक रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी। एक्चुअल में एसटीडीज के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी। अभी तक 1997 तक एसटीडीज के बारे में लोग जानते नहीं थे कि एसटीडीज क्या होती है, एड्स क्या होता है, किस तरह की डिजीज होती है, कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर कर जाती है, कैसे प्रिवेंशन किया जाए, क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं, इसके बारे में पब्लिक को नॉलेज देना जरूरी था। क्योंकि ये बहुत तेजी से स्प्रेड कर रही थी, बहुत तेजी से क्या कर रही थी? स्प्रेड कर रही थी यहाँ पर, तो उसको कंट्रोल करना जरूरी था। तो गवर्नमेंट ने आरसीएच प्रोग्राम लॉन्च किया। आरसीएच प्रोग्राम लॉन्च करने के बाद, आरसीएच प्रोग्राम लॉन्च करने के बाद में पब्लिक को मैसेज देने के लिए जो भी सोशल वर्कर्स थे, एनजीओस थे जो हम कह सकते हैं, या जो हेल्थ सेंटर के जो डॉक्टर नर्स ये जो होते हैं, इनको बोला गया कि आपको पब्लिक को बताना है। और कई सारे जो बात की जाए यहाँ पर टीवी के एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, रेडियो के द्वारा, या बात की जाए यहाँ पर दीवारों पर नारे लिखकर या इस तरह से उनको इंफॉर्मेशन देकर बताना है कि एड्स क्या होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती है, सिम्टम्स क्या होते हैं इनको, और इनका क्या ट्रीटमेंट है या नहीं है, तो वो बताना जरूरी है। एक्चुअल में क्या होता है, जो एसटीडीज होती है, कुछ एसटीडीज ऐसी एसटीडीज होती है जिनमें कुछ सिम्टम्स अपीयर होते हैं, अर्ली सिम्टम्स अपीयर होते हैं। क्या होते हैं? अर्ली सिम्टम। और ये सिम्टम्स होते हैं जेनिटल ऑर्गन्स पर। कहां होते हैं ये? जेनिटल ऑर्गन्स पर अर्ली सिम्टम्स आते हैं। अब बाई चांस एक्चुअल में क्या होता है, जब अर्ली सिम्टम्स आते हैं तो जो लोग होते हैं, वो जो भी पर्सन होता है, वो अवॉइड कर देता है, वो डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पाता, वो डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पाता, वो डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाता उस टाइम पर। बाई चांस वो नहीं पहुंच पा रहा है तो वो डिजीज क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। क्या करती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और कुछ टाइम के बाद में जब वो क्रॉनिक हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और यदि उस समय वो डॉक्टर से कंसल्ट करता है तो फिर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या नहीं है? पॉसिबल। या फिर वो उसके कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे बॉडी पर। क्या आ जाएंगे? कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं बॉडी पर। तो इसीलिए पब्लिक को अवेयर करना जरूरी था। इस प्रोग्राम के द्वारा बताया गया था, कंसल्ट बात यहाँ पर उनकी काउंसलिंग की गई थी कि यदि कोई इस तरह के कोई जेनिटल ऑर्गन्स पर अर्ली सिम्टम्स आते हैं, साइन अपीयर होते हैं, तो आपको तुरंत से डॉक्टर से क्या करना है? कंसल्ट करना है। और यदि वो अर्ली स्टेज में डिजीज डिटेक्ट हो जाती है तो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होने के बाद इजीली उसको क्या किया जा सकता है? ट्रीट किया जा सकता है, उसको प्रॉपर्ली ट्रीट किया जा सकता है। तो इस प्रकार से भी अवेयरनेस बढ़ाई गई यहाँ पर। फिर इसके अलावा ये तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात की, इसी में इनफर्टिलिटी की बात की गई। किसकी बात की गई? इनफर्टिलिटी की, कि इनफर्टिलिटी के कॉजेस क्या होते हैं, किस कारण से इनफर्टिलिटी होती है। नहीं तो पहले तो ये बोला जाता कि इनफर्टिलिटी मतलब यदि कोई कपल है, वो बेबी या चाइल्ड बर्थ नहीं कर पा रहा है, तो उसका ब्लेम कहां जाता? फीमेल पर। ओनली कहां जाता? फीमेल पर। तो ऐसा कुछ नहीं था, मेल भी रीजन हो सकता है, मेल में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोनों का प्रॉपर हेल्थ चेकअप होना जरूरी है। और इनफर्टिलिटी का कोज ऐसा है कि वो ट्रीट हो सकता है, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने के बाद वो क्या हो जाएगा? ट्रीट हो जाएगा और वो चाइल्ड बर्थ कर सकते हैं। तो इसके बारे में बात की गई यहाँ पर। देन आईवीएफ के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया? आईवीएफ, कि हमारे पास में आईवीएफ टेक्निक होती है और आईवीएफ के द्वारा भी, टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा भी चाइल्ड बर्थ किया जा सकता है यहाँ पर। तो इसके बारे में बात की गई। देन इसी के अंदर चाइल्ड केयर की बात की गई। किसकी बात की गई? चाइल्ड केयर। ये वेरी इंपॉर्टेंट था। एक्चुअल में बच्चा होने के बाद में उसमें कई सारी डिजीज होने के चांसेस थे, कई सारी डिजीज होने के चांसेस, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम क्या रहता है उस समय? वीक रहता है। क्या रहता है? वीक रहता है। इस कारण से इन्फेक्शन के चांसेस क्या थे उसके अंदर? बहुत ज्यादा थे। तो हमने क्या कर रखे थे? कुछ वैक्सीन डेवलप कर लिए थे। कुछ क्या कर लिए थे? वैक्सीन डेवलप कर लिए थे। तो गवर्नमेंट चाहती थी कि प्रॉपर वैक्सीनेशन हो बच्चों का, प्रॉपर क्या हो जाए? वैक्सीनेशन हो जाए। यदि प्रॉपर वैक्सीनेशन हो जाएगा तो फ्यूचर्स में होने वाली जो डिजीज है, फ्यूचर के अंदर होने वाली जो डिजीज है, मैक्सिमम डिजीज से बच्चों को क्या किया जा सके? बचाया जा सके। तो प्रॉपर वैक्सीनेशन होना जरूरी है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? जो सोशल वर्कर्स या बात की जाए जो हॉस्पिटल्स थे, जो बात की जाए यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र सेंटर्स होते हैं, उनको सबको बोला कि आपको हर फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कहां कौन लेडी प्रेग्नेंट है। यदि उसकी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट आपके पास है तो हम उसकी केयर करेंगे। उसकी क्या करेंगे? केयर करेंगे। उसको पूरा
पूरा प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे वहां पर, जिससे कि पूरा हेल्दी बेबी डिलीवर हो जाए। और डिलीवरी होने के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि वह नर्स या किसी एक्सपर्ट डॉक्टर की हेल्प से होनी चाहिए, वहां पर एक्सपर्ट नर्स या डॉक्टर की हेल्प से होनी चाहिए। और जैसे बेबी डिलीवर होता है उसका तुरंत से कार्ड बनना चाहिए, वैक्सीनेशन का कार्ड बनना चाहिए। और पहले दिन जिस दिन बेबी डिलीवर हुआ है उसी दिन कुछ वैक्सीन लगा देने होते हैं। एक पूरा वैक्सीनेशन का कार्ड बना दिया जाता है, उसमें मेंशन रहता है कि इस बच्चे को ये वैक्सीन लग चुका है और आगे वैक्सीन की डेट क्या है, आगे वैक्सीन की क्या है डेट, और उसको रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है। जो भी सेंटर होता है वहां पर भी उसको मेंटेन रखा जाता है कि इस बच्चे की डिलीवरी इस दिन हुई है, इसमें ये वैक्सीन लग चुका है। और फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि सेकेंड डोज कब लगने वाली, सेकेंड डोज कब लगने वाली है। यदि वो लगाने नहीं आते हैं तो हेल्थ सेंटर वाले पहुंच जाते हैं उसके घर पर उसका वैक्सीनेशन करने के लिए, क्योंकि प्रॉपर वैक्सीनेशन होगा तभी तो जाकर क्या होगा, बेबी हेल्दी रहेगा यहां पर। तो गवर्नमेंट का टारगेट ये भी है कि बात क्या, जो बेबी चाहते हैं उनका बेबी क्या रहे, हमेशा हेल्दी रहे, क्या रहे, हेल्दी रहे यहां पर। तो इस प्रोग्राम को क्या नाम दिया था, RCH नाम दिया था, रिप्रोडक्शन चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। क्या नाम दिया था, रिप्रोडक्शन चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ प्लान थे हमारे इंट्रोडक्शन में। इन तीनों प्रोग्राम के बारे में लिख लो। पहला प्रोग्राम लिखो आप फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, सेकेंड लिखो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, और थर्ड लिख लो RCH प्रोग्राम। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो था ये 1951 1952 ये सही है, वेलफेयर गलत है, एफ एफ ए वेलफेयर प्रोग्राम। ये हुआ था 1997 में। और रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम ये अक्टूबर 1997। RCH भी बोलते हैं इसको। ये RCH के नाम से नीट में भी पूछा जा चुका है। ये तीन प्रोग्राम थे, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम और रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इनका टारगेट क्या था, स्पेशली हम कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स जो हम कह सकते हैं यहां पर, वो था टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ, जिनको प्रेगनेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं है उनकी प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाए। इनका टारगेट है अनवांटेड बर्थ या प्रेगनेंसीज। सेकंड जो हम कह सकते हैं जिनको बर्थ की रिक्वायरमेंट है, प्रेगनेंसी की रिक्वायरमेंट है, उनमें प्रेगनेंसी हो, ये भी इसका टारगेट था। टू ब्रिंग वांटेड बर्थ, या प्रेगनेंसी। जिनको प्रेगनेंसी की रिक्वायरमेंट है, बर्थ की रिक्वायरमेंट, बेबी बर्थ की रिक्वायरमेंट है, उनमें वह सरवाइव करे प्रेगनेंसी। एंड टू रेगुलेट इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसीज। प्रेगनेंसीज के बीच में इंटरवल को मेंटेन करना, रेगुलेट करना, ये भी इन प्रोग्राम का टारगेट था। इसके अलावा टू डिटरमाइन
determinate number of children. In family, फैमिली में जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है उसको डिटरमाइन करना, ये भी इसका टारगेट था। एंड साथ ही हम कह सकते हैं, हाँ कंबाइंडली लिख रहा हूं मैं, टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड केयर। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जाए, चाइल्ड हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जाए, चाइल्ड केयर कैसे की जाए, इसके बारे में भी इन प्रोग्राम्स के बारे में ये प्रोग्राम क्या कर रहे हैं, इनके ऑब्जेक्ट थे। देन नेक्स्ट हमारा फर्स्ट इसमें टॉपिक है वो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो होते हैं विच आर प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज, ये अनवांटेड प्रेगनेंसी को क्या करते हैं, प्रिवेंट करने वाले मेथड्स होते हैं, या अनवांटेड बर्थ को बात क्या प्रिवेंट करने वाले मेथड्स होते हैं, उनको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कहा जाता है। तो विच आर प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज, अनवांटेड प्रेगनेंसीज या बर्थ को क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं। और उन मेथड्स को हम किस नाम से जानते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के नाम से। दीज आर टू टाइप्स, ये कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के मेथड्स होते हैं। मतलब कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जब जिनको यूज किया जाता है तभी प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं, और जब उनका यूज करना बंद कर दिया जाता है तो वापस से प्रेगनेंसी के चांसेस बन जाते हैं, वापस प्रेगनेंसी के चांसेस बन जाते हैं। दैट मींस दैट आर टेम्परेरी मेथड्स। क्या कहलाते हैं, ये टेम्परेरी मेथड कहलाते हैं। तो फर्स्ट हम बात कर सकते हैं यहां पर टेम्परेरी मेथड्स के बारे में। टेम्परेरी मेथड्स। सेकंड, कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जिनको जब यूज कर लिया, जब जिनको यूज कर लिया तो फिर ये जो हैं ये प्रेगनेंसी को परमानेंट अवॉइड कर देते हैं। मतलब इनके यूज करने के बाद वापस से प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं बनते हैं, मतलब ये प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं। बट हाँ, इन मेथड्स के अंदर सर्जरी यूज की जाती है। क्या यूज की जाती है, सर्जरी यूज की जाती है, इसलिए इन्हें सर्जिकल मेथड के नाम से भी जानते हैं। और एनसीईआरटी जो है इनको स्टरलाइजेशन के नाम से भी बोलती है। किसके नाम से, स्टरलाइजेशन मेथड के नाम से भी बोलती है। ये भी एग्जाम पूछा गया है। तो ये है परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड, परमानेंट मेथड्स जो होते हैं इनको टर्मिनल मेथड्स भी कहा जाता है। टर्मिनल मेथड्स भी कहा जाता है, तो इनको सर्जिकल मेथड भी कहा जाता है। ये सर्जिकल नाम से भी आ चुके हैं, सर्जिकल मेथड्स, या हम कह सकते हैं ये स्टरलाइजेशन के नाम से। स्टरलाइजेशन मेथड मतलब ये प्रेगनेंसी को क्या करते हैं, परमानेंटली अवॉइड कर देते हैं, टर्मिनेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, टर्मिनेशन, प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन। अब दोबारा प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होंगे, दोबारा प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होंगे। फर्स्ट हम जो बात करने जा रहे हैं वो पहले आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करने जा रहे हैं। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। भाई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, बट आप आइडियल किसे बोलोगे,
कौन से मेथड को आइडियल कहा जाएगा उसकी बात कर रहे हैं अपन। गैप रखने में ये यूज हो रहे हैं यहाँ पर, तो इनको हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नाम दे दिया। दो तरह के हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी और परमानेंट है। हम जो बात करने जा रहे हैं अभी वह आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात कर रहे हैं। मतलब एक कॉन्ट्रासेप्टिव में आइडियल किसे कहा जाएगा, तो इसके कुछ कैरेक्टर्स बताए गए हैं, उसके बेसिस पर हम क्या बोलेंगे, उसको आइडियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइडियल बोलेंगे। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का सबसे मेन कैरेक्टर, लगभग 4 या 5 कैरेक्टर की बात की, 6 कैरेक्टर्स की बात की गई यहां पर। एक तो ये यूजर फ्रेंडली हो। क्या हो? ये यूजर फ्रेंडली हो, मतलब जो यूजर है उस यूजर को उस मेथड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए। यहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि बात की जाए किसी पर्सन को मेथड दे दिया गया, भैया इसका यूज कर ले, इसका क्या कर ले? यूज कर ले। उसको मालूम ही नहीं है कैसे यूज किया जाता, कभी जिंदगी में देखा ही नहीं, उसने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं यहां पर, और उसकी साइज और शेप भी ऐसी है कि वो डर गया देखकर, तो फिर कैसे यूज करेगा? तो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूजर फ्रेंडली। और जो यूजर है उस यूजर की प्राइवेसी भी मेंटेन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उससे प्राइवेसी भी मेंटेन होनी चाहिए। वो यूज कर लिया उसने, बाद में सबको पता लग गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। प्राइवेसी क्या रहनी चाहिए? उसकी मेंटेन रहनी चाहिए। दूसरों को मालूम नहीं लगना चाहिए कि इसने कौन सा मेथड यूज किया है या ये कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। तो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वह यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। और साथ ही साथ सेकंड हम बोल सकते हैं इजीली अवेलेबल। क्या होना चाहिए? इजीली अवेलेबल हो जाना चाहिए। मतलब जब उसको रिक्वायर्ड है, जब उसको रिक्वायर्ड है तो उसको आसानी से इजीली क्या हो जाए? वह अवेलेबल हो जाए। मालूम लगा वो लेने के लिए गया, जहां पर भी अवेलेबल था वहां पर गया, तो उसने कहा कि भाई यहां पर तो हम रखते नहीं है, आप कहीं दूसरी जगह ट्राई करिए। फिर वह भेज दिया कहीं दूसरी जगह पर। फिर वो वहां पर गया, क्योंकि यहाँ रखते तो थे लेकिन खत्म है अभी, यहाँ पर अभी नहीं है हमारे पास में, आप दूसरी जगह चल जाइए। कि कहाँ जाऊं? कि भैया वहां चल जा। फिर बेचारा वहां चला गया, वहां पर गया, वहां पता लगा कि वो बंद ही है दुकान, वहां पर नहीं मिल रहे वहां पर। उसके बाद फिर बेचारा कहीं दूसरी जगह ट्राई कर रहा है, तो वो करते करते 2-4 किलोमीटर घूम लिया। कितने किलोमीटर घूम लिया? 2-4 किलोमीटर घूमने के बाद मिला, फिर आकर कर क्या लेगा? वह थक जाएगा, वैसे बेचारा वह परेशान हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए? इजीली अवेलेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जब भी रिक्वायरमेंट तुरंत से जाए, तुरंत से मिल जाए, तुरंत से जाए, तुरंत से मिल जाए। तो इजीली अवेलेबल क्या होना चाहिए? वह अरे बातें मत करो पीछे, नहीं तो मैं मारूंगा। हाँ, मैं अभी क्या बोल के निकल जाऊंगा, समझाऊंगा नहीं, कुछ भी किया जाएगा तुम्हारा। मैं तुम्हें थोड़ी बताएगी मैं क्या बोलने वाला हूं, क्या नहीं बोलने वाला है या नहीं है। तो मैं बोल दूंगा अभी इजीली अवेलेबल, इफेक्टिव, रिवर्सिबल, बात खत्म है या नहीं है। तो यदि ध्यान से पढ़ना है, सुनना है और क्लास में इंटरेस्ट लेना है तो अपनी औकात में रहना जरूरी है। और जैसे औकात से बाहर जाओगे तो फिर मेरी औकात में आ जाऊंगा मैं, और मेरी औकात फिर अलग ही होती है या नहीं है। इसलिए वो काम कभी नहीं करना जिससे फिर मैं मेरी औकात में आ जाऊं, है या नहीं है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था इजीली अवेलेबल होना चाहिए, मतलब जब भी रिक्वायरमेंट हो तुरंत से उपलब्ध हो जाए, अवेलेबल हो जाए और वो यूज कर ले, बात खत्म। उसके बाद इफेक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वह इफेक्टिव होना चाहिए। मतलब पता लगा उसने यूज भी कर लिया, लेके भी आ गया बेचारा, लेके भी आ गया और यूज भी कर लिया, 9 महीने बाद रिजल्ट आ गया। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फेल होने के चांसेस नहीं होने चाहिए, फेल होने के चांसेस नहीं होने चाहिए। तो ऑलमोस्ट 100% इफेक्टिव होना चाहिए। ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए? वह 100% इफेक्टिव होना चाहिए। फेलियर रेट उसकी बहुत कम से भी कम होनी चाहिए। इसके बाद रिवर्सिबिलिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए उसके अंदर? रिवर्सिबल होना चाहिए। कैसे? मतलब बात कर सकते हैं जब तक वो यूज कर रहा है प्रेगनेंसी अवॉइड होनी चाहिए। जब तक वो यूज कर रहा है प्रेगनेंसी अवॉइड होनी चाहिए। बट जब उसने उस मेथड का यूज करना बंद कर दिया है तो वापस से प्रेगनेंसी के चांसेस बनने चाहिए, वापस से प्रेगनेंसी के चांसेस बनने चाहिए। बेचारा साल भर 2 साल तक यूज कर रहा था मेथड, साल 2 साल तक क्या कर रहा था? यूज कर रहा था। लेकिन साल 2 साल के बाद उसको प्रेगनेंसी की रिक्वायरमेंट थी, पता लगा कि ये तो परमानेंटली अवॉइड होगी, परमानेंटली क्या हो गई? अवॉइड होगी। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसमें क्या होनी चाहिए? रिवर्सिबिलिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रिवर्सिबिलिटी होनी चाहिए।
रिवर्सिबिलिटी के साथ साथ उसका बॉडी पर कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होना चाहिए। यदि कोई मेथड ऐसा है जिसका साइड इफेक्ट है तो फिर पर्सन क्या नहीं करेंगे, उसको यूज नहीं करेंगे। मतलब यदि हम बात करें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की, तो एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, फॉरेन डिवाइस यूज कर रहे हैं। क्या डिवाइस यूज कर रहे हैं? फॉरेन डिवाइस यूज कर रहे हैं, या कोई केमिकल यूज कर रहे हैं, कोई डिवाइस यूज कर रहे हैं। तो जब भी कोई केमिकल या डिवाइस यूज की जाती है बॉडी पर, तो उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट जरूर आ सकता है, बट हाँ मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। या तो नो साइड इफेक्ट, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, या मिनिमम से मिनिमम क्या होना चाहिए? साइड इफेक्ट। भैया इधर देखो ना यार, काई को नहीं पढ़ाऊं? पढ़ाओ ना। तो फिर तो साइड इफेक्ट भी नहीं होना चाहिए। लास्ट बात हम बोल सकते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट कैरेक्टर, कि नो इंटरफेयर इन सेक्सुअल लाइफ या सेक्सुअल डिजायर। जो पर्सन है, जो यूजर है, उस यूजर की सेक्सुअल लाइफ पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। सेक्सुअल लाइफ पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। सेक्सुअल लाइफ में उनका कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। सेक्सुअल डिजायर पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब वो पर्सन यूज कर रहा था, रेगुलर यूज कर रहा था, मालूम लगा कुछ टाइम के बाद में, साल 2 साल के बाद में, कि धीरे धीरे उसकी सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब हो रही थी या फिर सेक्सुअल डिजायर लॉस हो रही थी यहाँ पर, तो इस तरह के बात की जाए यहाँ पर ये भी साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये कैरेक्टर्स यदि हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। क्या बोलेंगे उसको? तो लिख लो, कैरेक्टर्स ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। Characters of ideal contraceptive methods. वही है, फर्स्ट लिख लो, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। यूजर फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल, इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल, नो, या फिर हम कह सकते हैं लीस्ट साइड इफेक्ट। और लास्ट, नो इंटरफेयर, इन सेक्सुअल लाइफ या सेक्सुअल डिजायर। सेक्सुअल लाइफ या सेक्सुअल डिजायर में उसका कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। ये सही है ना? देन अब नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो है टेम्परेरी मेथड्स की बात कर रहे हैं। फर्स्ट जो है वो है टेम्परेरी मेथड। टेम्परेरी मेथड में हम फर्स्ट बात कर रहे हैं यहां पर नेचुरल मेथड।